क्लास 9th सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व का कक्षा 9 के इतिहास का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी डिस्कशन। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी के सुबह पेरिस नगर आतंक का माहौल था। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। और 14 जुलाई को है ना सुबह में आतंक का माहौल था। सम्राट की सेना को शहर में घुसने का क्या दिया था? आदेश दे दिया था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिक पर गोली चलाने का आदेश देने वाला। अफवाह पूरा फैल गया था जनता में कि गोली चलाने का आदेश दे दिया है सेना को सम्राट ने। लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्हें जन सेना का संगठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत सी सरकारी भवनों में जबरन पेश किया। समझे? ये 7,000 मर्द और औरत हैं टाउन हॉल के सामने। पेरिस नगर फ्रांस की राजधानी है, वहाँ चला गया और हथियारों के खोज में जनता, फ्रांस की जनता घूमने लगा। और हथियार की खोज में बहुत सी सरकारी भवनों में वह जबरन प्रवेश कर गया। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर पड़ा। बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना था। समझे? बास्तिल की किला कहाँ था? तो पेरिस नगर में था। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में वहाँ पर है ना भवन था बास्तिल की किला, जो जेल था, जेल के रूप में। वहाँ पर गोला बारूद मिलने का संभावना था। हथियारों पर कब्जे इस तरह सशस्त्र में बास्तिल का कमांडर मारा गया। बास्तिल में कमांडर था उसको मारा गया और कैदी जितना था फ्रांस के जनता उसको छुड़ा दिया गया। केवल 7 ही कैदी थे। कितने थे? 7। सम्राट की निरंकुश शक्तियाँ का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसीलिए किले को ढहा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों के बीच बेच दिया गया जो इस ध्वंस और स्मृति सजाना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी की कीमतों का विरोध कर रहे थे। ये जो पेरिस में हो रहा था क्रांति किस लिए हुआ था? पाव रोटी की महंगी होने की वजह से विरोध कर रहे थे वहाँ के जनता सरकार के, सम्राट के खिलाफ। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने उसे एक घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा कि जिनका परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बास्तिल का ध्वंस हुआ था। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना के बाद में कई चित्र बनाए। ये चित्र है बास्तिल के किला के बारे में। और उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। राजगद्दी पर क्या हुआ? आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र कितने था? बुर्बो राजवंश के लुई 16वां का 20 साल की थी। 20 साल के थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की रानी मेरी एंटोनेट से हुआ और राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। उस लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबारी की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची को बोझ अलग से थी। सुनिए, और लंबे समय के युद्ध हुआ था, उसकी वजह से ये ना पूरा संसाधन नष्ट हो चुका था और संसाधन ख़त्म था फ्रांस के। और लुई 16वां के शासनकाल में
फ्रांस के अमेरिका के 13 उपनिवेशों साझा शत्रु ब्रिटेन को से आज़ाद कराने की सहायता दी। तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु को ब्रिटेन से आज़ाद कराने का क्या दी, सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब, कितने अरब, 10 अरब लिबरे से अधिक कर्ज था और जुड़ गया था कि जब उसके पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब नियमित खर्च जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों के विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों के विरोधी के लिए बाधाएं पर यह कदम नाकाफ़ी था। समझे, ये जो खर्च था राज दरबार का, सरकारी कार्यालय का और फ्रांसीसी सरकार के कर में वृद्धि करने का, उसको नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा गया है, 3 स्टेट में। प्रथम स्टेट था पादरी, दूसरे स्टेट था कुलीन और तृतीय स्टेट था बड़े व्यवसायी और व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान व कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर वगैरह। तीसरी स्टेट पर है ना कर लगता था। क्या लगता था, तीसरी स्टेट पर कर लगता था। 2 का छूट था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का। 2 वर्ग का टैक्स नहीं लगता था, कर नहीं लगता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समानती व्यवस्था को अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग समानता 1789 ईस्वी से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्था के लिए होता है। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे, किसान थे, लेकिन वर्तमान जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च और 3 स्टेट अमीर का अधिकार था। में प्रथम स्टेट कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, समझे। प्रथम स्टेट था, प्रथम 2 स्टेट था कुलीन और पादरी वर्ग। उसके विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त था, वह जन्म से ही प्राप्त था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों को छूट था। ये विशेष अधिकार था कि ये दोनों वर्ग का छूट था कर देने का। वह किसानों को वह समानती वसूल करता था और किसानों को है ना समानती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी को सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता था। सैन्य और सेना सेवाएं देना, कर सड़कों के निर्माण और सहयोग आदि करने का बाध्य था। चर्च में भी किसान करों का हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। करों को टाइल, प्रत्यक्ष कर, उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नामक तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब हम लोग नए शब्द के बारे में समझेंगे। लिबरे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। लिबरे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था, 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या होता है? क्रांति पूर्व समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत से अभिव्यक्ति करने वाला श्रेणी था। पादरी वर्ग क्या होता है? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, पादरी वर्ग। ताइद कहलाता है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के लिए 10वें हिस्से पर बराबर होता था। ताइद था, उस पर है ना पादरी वर्ग द्वारा वसूला गया कर था। और जो पादरी वर्ग है ना वसूलता था उसको कर, उसको ताइद कहते हैं। टाइल क्या है? टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, सीधे राज्य को अदा करने वाला कर्ज था। और
हम यहाँ पर समझेंगे बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा और सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, पर वह सब कुछ एक नज़र देखता है और नहीं। ये मोटू जमींदार है, ये गरीब आदमी जो लेकर सब कुछ देता है। बताया कि चित्रकार में कुलीन व्यक्ति को मकरे और किसान के मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया है। ये मकरा है, ये मक्खी के रूप में इसको चित्रित किया गया है। और कुलीन व्यक्ति मकरा है और किसान मक्खी है। और हम लोग है ना जीने का संघर्ष पढ़ेंगे। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी और सन 1789 ईस्वी में जिस समय फ्रांस की क्रांति हुआ था उस समय 2.8 करोड़ हो गया था। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर नहीं बढ़ रही है। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर होती जाती है और जब सूखे या ओले प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, इसे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे को क्या कहते हैं? जीविका संकट। प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम चुके थे। नए शब्द है जीविका संकट। क्या है? जीविका संकट है ऐसे चरम स्थिति है वह जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं। उभरते मध्य वर्ग में क्या है? मध्य वर्ग में है तुम्हारा कुलीन वर्ग है। मध्य वर्ग में क्या है? कुलीन वर्ग है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले से ही कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। यह जिम्मेदारी तीसरी स्टेट के उन समूहों को उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। 18वीं सदी में क्या हुआ था? एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य वर्ग, जिसने फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की है। ऊनी और रेशमी कपड़ों या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोगों को उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल हैं। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समृद्ध के पास जन्म विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसी की योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की है अपने टू ट्रीटाजेज ऑफ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में ब्लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकार होता है जबरन किसी पर अधिकार करना, उसको निरंकुश अधिकार कहते हैं। अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधों पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा और मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में इस सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ बुक में
क्या की है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के सत्ता के विभाजन के रूप में बात कही है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, क्या घोषित कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया, वहाँ उसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा और महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक इन विचारों पर काफ़ी हाउस एवं सैलून को गोष्ठियों में और गर्मागर्म बहस हुआ करती है और पुस्तकों में एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। पुस्तकों और अखबारों के लोगों के बीच जोर से बढ़ा जाता है ताकि अनपढ़ भी समझ सके। इसी समय लुई 16, कौन 16? लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरोध गुस्सा भड़क उठा और प्राचीन के राजतंत्र में हुए अनुभव के वृत्तांत के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। इसके बाद इसको हम कल समझा देंगे। अब है हम लोग का है ना क्रांति की शुरुआत पढ़ना। क्या है क्रांति की शुरुआत? पिछले भागों में आप पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं कि जिन कारणों से लुई 16 कर बढ़ा दिए थे, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट ने अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेट जनरल प्रतिनिधि की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। वहाँ पर जिस समय लुई 16 का शासन चल रहा था सम्राट का, उस समय है ना स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा बैठा था। उसके बाद है ना कर को ये है ना बढ़ा दिया था। स्टेट जनरल एक क्या था, राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इसके संस्था को बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था अंतिम बैठक? 1614 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 ईस्वी को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब प्रतिनिधियों को मेजबानी के लिए वर्साई के लिए आलीशान भवन को सजाया। क्या बनाया? आलीशान भवन को सजाया और प्रतिनिधियों के लिए पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए हैं। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 को इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतीक और परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों के ने मांग रखी। अब की बार पूरी सभा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था और मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। और जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट ने प्रतिनिधि ने विरोध जताते हुए सभा को से बाहर चले गए।